हेलो बच्चा पार्टी। हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर में ओनली सी वाटर ओशन वाटर के बारे में बात किया गया है। कैसे सी वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ पे कैसा टेम्परेचर होता है, कितना डेप्थ है, कितने डेप्थ के बाद सेम टेम्परेचर होता भी है या नहीं होता है, नीचे जो सी वाटर के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हो तो इजी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, आपको यहाँ पे साइड मेन्यू में जाकर के फ्री मटेरियल शो होगा। फ्री मटेरियल में आपको नोट्स मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक, हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेक कर ले। ऑल्सो अगर आप एक क्लास 9 के लर्नर्स हो एंड आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है शुभम झा क्लास 9, तो ज्वाइन इट, क्योंकि नोट्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैप्टर, दैट इज 6th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। सी वाटर में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज टेम्परेचर। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास विद इन अ फ्यू मिनट, विद इन अ फ्यू आवर्स के बीच में टेम्परेचर चेंज होते रहता है। कभी 33 डिग्री सेल्सियस, कभी 40 डिग्री सेल्सियस, कहीं पे ठंडी के टाइम में देखोगे 10 डिग्री, -5 डिग्री, ऐसे टेम्परेचर पाए जाते हैं। तो क्या इसके कारण से पानी पे भी अफेक्ट पड़ता है? क्या हमारे जो अर्थ पे जितने भी सी हैं, मोस्ट ऑफ द अर्थ हमारा 70% वाटर वाटर पे है, ठीक है, वाटर उसमें है 70%। तो जो 70% वाटर है, क्या इस पे पानी का टेम्परेचर चेंज होता है? हर जगह का पानी का सेम टेम्परेचर रहता है या फिर कहीं ठंडी कहीं गर्मी, कहीं ठंडी पानी रहती है या कहीं गर्मी गर्म पानी रहती है? तो वो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। सो पहला टॉपिक है दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे मेजर प्रॉपर्टी है किसका? सी वाटर का। सी वाटर का सबसे पहला एंड मेजर प्रॉपर्टी है, मेजर रोल प्ले करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हर जगह का यूनिफॉर्म नहीं रहता है, दैट इज ऑफ दी सी वाटर। सी वाटर हर जगह का पानी का टेम्परेचर सेम नहीं होता है। कहीं पे ज्यादा ठंडा पानी होता है तो कहीं पे नॉर्मल पानी होती है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर की पानी होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर। क्या ऐसा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है ये पानी का टेम्परेचर, ये सी वाटर का टेम्परेचर? सो ये है हमारे अर्थ, ठीक है, ये है हमारा प्यारा सा अर्थ, धरती माँ। एंड यहाँ पे अगर हम देखने के लिए जाएं तो अर्थ पे जो सन रेज फॉल होता है वो परपेंडिकुलरली फॉल होता है। कैसे फॉल होता है? तो परपेंडिकुलरली फॉल होता है। अब अगर ये परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है तो सबसे ज्यादा जो हीट पड़ रहा है वो इक्वेटर पे पड़ रहा है एंड इक्वेटर के नॉर्थ साइड में पड़ रहा है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सब साइड में ज्यादा पड़ रहा है। ऊपर आपका हो गया नॉर्थ पोल, नीचे हो गया साउथ पोल। बट जैसे ही, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऐसे है तो परपेंडिकुलरली अगर फॉल हो रहा है तो साउथ पोल में सन रेज नहीं जा रहा है, सेम नॉर्थ पोल में भी सेम वैसे ही सन रेज नहीं जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास भी जा रहा है बट उससे ऊपर सन रेज नहीं जा रहा है। यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पे तो जा ही नहीं रहा है। तो सबसे ज्यादा तो सन रेज फॉल होता है वो होता है इक्वेटर के पास, 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो देखा गया इक्वेटोरियल एरियाज के पास, ये इक्वेटोरियल के एरियाज के पास देखा गया है कि 25 डिग्री का सेल्सियस रहता है एंड इट इज 16 डिग्री इन द मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड में ये 16 डिग्री देखा गया है, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस देखा गया है पोल्स में, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में देखा गया है 2 डिग्री सेल्सियस। बट हमारे जो मिड लैटिट्यूड है वहां पे देखा गया है 16 डिग्री सेल्सियस एंड इक्वेटोरियल एरियाज के पास देखा गया है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस।
तो इसका मतलब तो यही है कि इस एरिया में जो भी वाटर होंगे, जितने भी वाटर होंगे, जितने भी सी वाटर होंगे, ठीक है, ओशन वाटर होंगे, इसका इवोपोरेशन लार्ज अमाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हो इवोपोरेशन में क्या होता है, ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो सी लेवल में वाटर इवोपोरेट होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वाटर इवोपोरेशन होगा, वाप निकलेगा, वो ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, कंडेंस के द्वारा फिर रेनफॉल होगा। तो ये तो प्रोसीजर हमें पता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल के पास जितने भी सी वाटर्स है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर मायने रखता है, टेम्परेचर मायने रखता है, दैट मीन्स कि इवोपरेशन यहाँ पे ज्यादा होता है। अब हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा न्यारा सा ठीक है ग्राफ। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में है, ये ग्राफ 6.1 फिगर है, जिसमें डेप्थ एंड टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि डिफरेंस क्या है एक डेप्थ में, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हो रहा है तो कितने डेप्थ तक हो रहा है, ये सारी चीजें हम देखने वाले इस ग्राफ में। तो ये रहा आपका ग्राफ। ग्राफ में अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे टेम्परेचर इन सेल्सियस है, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। फिर उसके डेप्थ इन मीटर्स है, जो हाइट्स देखे गए हैं, सी वाटर के लेवल देखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी चीजें, जो वाटर एक टॉरिड जोन में आ रहा है, टॉरिड जोन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 18 डिग्री के आसपास है, या 19 डिग्री हम कह सकते हैं, 19 डिग्री के आसपास है। जैसे जैसे हम डेप्थ जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे? जब हम 500 मीटर के पास है तो यहाँ पे देखा गया है कि टेम्परेचर डिक्रीज होके कहाँ पे आ गया है, तो ऑलमोस्ट 11 डिग्री के आसपास आ गया है। बट फिर हम जैसे ही 500 मीटर से और ज्यादा नीचे हम जाना शुरू किए तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि टेम्परेचर जितना एक मिड लैटिट्यूड का टेम्परेचर है उतना ही इस टॉरिड जोन का भी टेम्परेचर हो गया। दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल वाटर टेम्परेचर डिक्रीजेस। यहाँ पे टेम्परेचर फिर मिड लैटिट्यूड में हम अगर देखने जाए तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मिड लैटिट्यूड का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि 15 ऑलमोस्ट 1800 मीटर के पास, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई लैटिट्यूड के पास आकर के मिल गया है। एंड 2000 के बाद तो कोई भी टेम्परेचर यहाँ पे चेंजेस तो हमें दिख ही नहीं रहे, किसी भी टेम्परेचर में चेंजेस तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर एक जो सनरेज फॉल हो रहा है, जैसे जैसे सनरेज फॉल हो रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सनरेज डिक्रीज अगर हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है डेप्थ में। सिंपली मतलब समझना, ये है आपका पानी, ये है आपका पानी, ये है सन। सन का रेस कुछ इस प्रकार तक ही यहीं तक पहुंचेगा, इसके बाद इधर तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सन रेज जहां तक पहुंच रहा है वहां पर टेम्परेचर में चेंजेस दिख रहे हैं, जहां पे सन रेज नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पे टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस दिखने में नहीं आ रहा है। इसलिए कहा गया है कि जो टेम्परेचर है 2000 mm के बाद, मीटर के बाद, ठीक है, mm नहीं, मीटर के बाद, m के बाद, उसके 2000 डेप्थ के बाद कोई भी टेम्परेचर में चेंजेस हमें दिखने में नहीं आ रहा है। सो 2000 मीटर के बाद टेम्परेचर में चेंजेस नहीं दिखने में आ रहा है, तो विच मीन्स कि हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो यूनिफॉर्म है एवरीवेयर आफ्टर दी 2000 डेप्थ, आफ्टर दी 2000 मीटर डेप्थ। इट इज अराउंड 4 डिग्री everywhere from the equatorial areas to the polar areas. Temperature reduce only up to 4 degree according to depth. हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ये जो जीरो के बाद पहले जो था 4 डिग्री, यहीं तक हमें चेंजेस दिखने में आया, वो भी कहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 1800 mm तक। के बाद 2000 के बाद तो कोई भी चेंजेस हमें दिखने में नहीं आया। तो ऑलमोस्ट जो सनरेज फॉल हो रहा है और हम हायर लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड तक जो टेम्परेचर देख रहे हैं ड्यू टू सनराइज रेस,
तो वो देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है। कितने डेप्थ? दैट इज 18 टू 900 मीटर तक, 1900 मीटर तक। ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ के थ्रू जो मैंने आपको बताया है। ओके, उसके बाद पानी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर चेंजेस रैपिडली विद द डेप्थ ऑफ द इक्वेटोरियल एरियाज। जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल एरियाज के डेप्थ में जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे ये रहा हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर के ऊपर अगर हम जा रहे हैं पोलर रीजन में, तो पोलर रीजन में टेम्परेचर कैसा है? लेस है। ड्यू टू नो सन रेज। सन रेज वहां पर ज्यादा फॉल नहीं हो रहा है, बहुत कम फॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि सन रेज परपेंडिकुलरली फॉर्म होता है, कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोलर रीजन में टेम्परेचर बहुत ही लेस रहता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट एक टर्म है, दो टर्म आपको यहाँ पे बताए गए। एक है ओपन एरियाज एंड एक है लैंड लॉक्ड सी। दो टर्म के बारे में आपको बोला गया है, एक है ओपन सीज एंड एक है लैंड लॉक्ड सी। सिंपल सा मतलब है, ओपन सी मतलब जो बहुत दूर तक ओनली सी है, बीच में कोई भी लैंड नहीं है, उसे हम कहते हैं ओपन सीज। जिस सीज के अंदर लैंड आते हैं, जैसे आइलैंड्स वगैरह आ गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लैंड लॉक्ड सी। अब हम देखते हैं, जहां पे लैंड लॉक्ड सी रहेगा वहां पे सैलिनिटी जो रहेगा वो मोर रहेगा। ठीक है, जहां पे ओपन सी रहेगा, ओपन सी में अगर हम देखने के लिए जाए तो सैलिनिटी ऑलमोस्ट हाई रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम कैसे हम कह सकते हैं, देखो, as the salinity of the landlocked sea is more, the temperature of the landlocked sea is higher than the open sea. This is true for the low latitude areas. मतलब ये देख लो, ये देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इसके थ्रू हम समझेंगे। ये देखो, जैसे हम लेते हैं, ये है हमारा सी, ठीक है, इधर है हमारा सी। ये सी में ऐसे सन रेज फॉल हो रहा है, सन रेज फॉल हो रहा है। अगर ये पूरा ओपन है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखने के लिए जाए तो इवोपोरेशन जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक का होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इवोपोरेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बट एक जो लैंड लॉक सी है, जो ऐसा सी है उसके बीच पे क्या है, ऐसे ऐसे लैंड है, तो सन रेज जो फॉल हो रहे हैं वो तो लैंड पे भी हो रहा है और सी में भी हो रहा है। सारा सनरेज लैंड पे ही नहीं हो रहा है, सारा सनरेज सी पे ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग हो जा रहे हैं, सी में भी सनरेज फॉल हो रहा है और लैंड पे भी हो रहा है। तो सी में कुछ ही रेज है, मान लेते हैं 50% लैंड पे फॉल हो रहा है, तो 50% सी में फॉल हो रहा है सनरेज। तो 50% सी में सनरेज फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये एरिया कैसा है, ये सी लॉक्ड एरिया है, जिसके कारण से यहाँ पे इवोपरेशन होगा तो वो अपने पीछे क्या करेगा, क्या रिमूव करेगा, सलाइन रिमूव करेगा, सॉल्ट रिमूव करेगा। तो यहाँ पे इजीली सॉल्ट रिमूव हो जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ओपन सी की, तो ओपन सी में अगर हम देखने के लिए जाए तो यहाँ पे सन रेज स्काटर होगा दूर दूर तक। अब सन रेज स्काटर होगा दूर दूर तक, तो इसमें इवोपोरेशन के चांसेस कम है। इसलिए कहा गया है कि सैलिनिटी लैंडलॉक एरिया में ज्यादा रिमूव होता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो होता है हायर होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला 50-50 ना करके अगर हम ये करते हैं कि लैंड पे भी 50 हो रहा है और इधर भी वाटर में भी 50% सनरेज जा रहा है, तो वाटर, क्योंकि वो वाटर कम है, ठीक है, बीच में लैंड है, बट वो एरिया, वाटर का जो एरिया है वो कम है और उसमें पूरा 50% वाटर सनरेज गिर रहा है, तो वो क्या करेगा, इवोपोरेशन ज्यादा स्पीड से करेगा।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप दो टोप लेंगे, ठीक है, जो पानी गर्म करने वाले होते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा टोप लेंगे और एक छोटा टोप लेंगे, ठीक है। आप दोनों को, जो टू साइडेड गैस स्टोव होता है, उस पे ऑन कर देना, ठीक है। जैसे ही आप ऑन करोगे, बड़े वाले को ऐसा बड़े चूल्हे पे दे देना, छोटे वाले को छोटे पे देना। आप देखोगे कि जब जो बर्तन छोटा है, जो यूटेंसिल छोटा है, उसमें जो आपने पानी दिया है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, फट से हो जाएगा। और जो आपने बड़ा टोप दिया है जिसमें पानी ज्यादा है, उसमें टाइम लगेगा हीट होने में, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही होता है सी वाटर में भी। 100% जो उसको हीट मिल रहा है वो एक लैंड लॉक सी में मिल रहा है, तो जिसके कारण से वो एरिया छोटा पड़ गया है सी वाटर का, क्योंकि बीच पे लैंड है और 100% सनराइज आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा। ओपन एरिया में क्या हो रहा है, ओपन सीज में क्या हो रहा है, 100% गिर तो रहा है, बट बीच में कोई भी लैंड नहीं है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं उस वहां का पानी वॉल्यूम ज्यादा है, करंट ज्यादा है पानी में, तो इवापोरेशन में थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो हे स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन आवर लाइव बैचेस, बोथ स्टूडेंट्स के लिए, सेमी इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम के, बोथ मीडियम के लिए है ये विक्ट्री 2.0। ऑल्सो एक और बैच है हमारे पास जिसमें 9th और 10th का साथ में एडमिशन हो रहा है, दैट इज कॉम्बो बैच। तो बेनिफिट आपको ये है कि 9th और 10th का साथ में एडमिशन हो रहा है, एंड आपको जो फाउंडेशन बैच है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास 10th के बाद जेई नीट का प्रिपरेशन करेगा, तो उसकी फाउंडेशन ऐसा स्ट्रांग होने चाहिए, उनके लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं फाउंडेशन बैच में, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्बो बैच में मिल जाएगा। अगर आपको ये बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं ये बैच में आपको और क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी टीम, ये सारे टीचर्स मिलके आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो विक्ट्री बैच हो, कॉम्बो बैच हो। ये आपको फुल ईयर बैच है, ये ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, डेली लाइव सेशंस इसमें होती हैं, आपको फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है इसमें। आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। पर्सनल मेंटोरशिप इसमें इंक्लूडेड है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते रहते हैं, नोट्स भी इंक्लूडेड है आपको विक्ट्री 2.0 में एंड कॉम्बो बैच में। सो अगर आपको क्लास 9 सिर्फ ज्वाइन करना है, विक्ट्री कर सकते हो, क्लास 9 और 10 साथ में करना है, फाउंडेशन फ्री में चाहिए तो कॉम्बो कर सकते हो। ये अवेलेबल है आपके मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईपैड सब पे। सारे टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं उन सब के आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। कैसे इनरोल करना है विक्ट्री 2.0 में, इस वीडियो को यहाँ पे रोक करके आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे ये वीडियो का लिंक दिया गया है। ऑल्सो विक्ट्री 2.0 की अगर हम बात करें उसकी फीस की, तो दैट इज 5000 रुपीज। मैम कॉम्बो का फीस कितना है? कॉम्बो का फीस है 7500। कॉम्बो की फीस है 7500। इसमें आपको क्लास 9th प्लस क्लास 10th एंड फ्री में आपको फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। अगर हम देखें कि ये मंथली फीस है या फिर ईयरली फीस है, अगर हम विक्ट्री 5000 है ओनली फॉर क्लास 9th, और जो क्लास 9 10 साथ में है फाउंडेशन फ्री में मिल रहा है, वो मंथली फीस है या फिर ईयरली, तो ये आपकी ईयरली फीस है 7500 ईयरली फीस है, पूरा 9 से लेकर के आप 10 जब तक पास आउट करोगे तब तक के लिए है। और विक्ट्री 2.0 ये क्लास 9 के लिए है, तो ये फुल ईयर फीस है। अगर आपको ज्यादा इंक्वायरी है, कुछ ज्यादा अगर है कि नहीं, सवाल जवाब या फिर कुछ भी पूछना है कोई ज्यादा, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम आते हैं बैक टू पवेलियन अपने चैप्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने टेम्परेचर देखा, नेक्स्ट आता है सैलिनिटी, ठीक है, सॉल्ट, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट आप अक्सर फूड में यूज करते हो, जब आप खाना खाते हो हर खाने में नमक तो होता ही है, ठीक है। सॉल्ट का और क्या काम है, तो सॉल्ट केमिकल एंड मेडिसिन में भी यूज होता है। जैसे मेडिसिन में अगर हम देखने जाए, जो सलाइन वाटर होता है, कोई अगर फेड हो गया, बेहोश हो गया, उसको सलाइन चढ़ता है, ठीक है, तो सलाइन जब चढ़ता है तो वो जो सलाइन है वो क्या है,
ठीक है, वो कैसे बनता है? तो एक्चुअली वो सोडियम क्लोराइड से बनता है, जो सोडियम क्लोराइड जो नमक होती है उससे बनता है। ठीक है, और एक डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा वाटर, जैसे पानी हम गर्म करते हैं, उसमें जो वेपर होता है, वेपर जो है वो वेपर को एक बॉटल में क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, वो उस बॉटल में रखा जाता है वेपर को, और जब वो वेपर वापस से गैस से लिक्विड में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। दैट इज पहले लिक्विड था, गैस में गया, गैस से कन्वर्ट होके जब वो लिक्विड में आएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल्ड वाटर को मिला करके बनता है सलाइन सॉल्यूशन। ऑल्सो सॉल्ट काम में आता है, जैसे फूड्स को लॉन्गर टाइम रखने के लिए उसमें यूज किया जाता है सॉल्ट्स। जैसे पिकल्स, अचार जो होते हैं उसको लॉन्ग टाइम रखने के लिए उसमें सॉल्ट दिया जाता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, लॉन्ग समय ज्यादा लंबे समय तक रहे। फिर सॉल्ट यूज होता है आइस के फैक्ट्रीज पे। ठीक है, आइस के फैक्ट्रीज पे सॉल्ट यूज होता है। ऑल्सो सॉल्ट आपको ऑब्टेन होता है कहां पर, तो ये सॉल्ट पेन्स में ऑब्टेन्ड होता है। सॉल्ट पेन्स में ऑब्टेन्ड होता है। ये सॉल्ट पेन में जो ऑब्टेन्ड होता है ये एक्चुअली लैंड लॉक्ड सी के में ही होता है सबसे ज्यादा, उसके आसपास सॉल्ट पेन्स बनते हैं। ओके, सो buoyancy of the water increases because of the salinity. This is useful for water transport. But if the salinity is more than the bearable limits, the life in the water gets destroyed. इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। अब ये पानी में अगर हम देखने के लिए जाए, इसमें पानी भी है एंड उसमें नमक भी है, तो इसमें हम देखेंगे इवोपोरेशन ज्यादा नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल वाटर है, तो इसमें हम देखेंगे जो भी चीजें यहाँ पे इजीली फ्लोट कर सकती है। लेकिन एक ऐसा जगह है जहां पे पानी भी है और इसमें लार्ज अमाउंट में क्या देखा गया है, नमक देखा गया है, उसमें वो बाउंस नहीं होगा, उसमें चीजें बाउंस नहीं होंगी। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लो ये नमक से ही। दैट इज आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो सेफली। आपने एक जग लिया, ठीक है, कंटेनर लिया, उसमें ऑलमोस्ट 1.5 लीटर ऑफ पानी आपने डाला है, 100 ग्राम सॉल्ट आपने डाला है, ठीक है, टाटा नमक यूज कर सकते हो, तो इंडियन नमक है, तो आप उसमें 100 ग्राम सॉल्ट डाल सकते हो 1.5 लीटर के वाटर में। ठीक है, आपको अब करना क्या है, आपने ले लिया 3 यूटेंसिल्स, गोल गोल टॉप होते हैं ना, उसको आपने ले लिया 3, इक्वली आपने क्या किया, उसमें पानी दे दिया और उसको उस यूटेंसिल को आपने क्या किया, अलग अलग कलर से डॉट कर दिया। एक यूटेंसिल उठा करके, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, उस पे ऐसा लीड भी लगा दिया है। ओके, जो जाले वाली लीड होती है ना, वो आपने लगा दिया है, उसमें इक्वल सॉल्ट आपने सब में डाला है। ओके, ये बात याद रखना, इक्वल सॉल्ट आपने डाला है। अब अगर हम देखने जाए तो पुट द वाटर कंटेनिंग इक्वल सॉल्ट इक्वली इन द 3 कंटेनर, मेक श्योर द कंटेनर आर हाफ एम्प्टी आफ्टर फिलिंग द वाटर। वाटर फिल होने के बाद भी देखा जाए कि हाफ, कुछ कंटेनर मतलब पूरा ऐसा ना भर दो, थोड़ा सा पानी मतलब थोड़ा स्पेस रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, एक कंटेनर को उठाया और कंटेनर 3 में से एक कंटेनर को उठाया और सन के पास, मतलब आउटसाइड घर के बाहर आपने रख दिया, जहां पे सनलाइट इजीली फॉल हो सके। ठीक है, उस पे आपने मिस्ट लीड लगा दिया, जो जाले वाली लीड होती है ना, वो लगा दिया, और बाकी 2 जो कंटेनर है उसको आपने अपने रूम में रखा है। ठीक है, उसको आपने लीड लगाकर, वही जाले वाली लीड लगाकर आपने रूम में रखा है। उसके बाद आपको करना क्या है, जो घर में आपने जो कंटेनर रखा है, ठीक है, जो बाउल आपने रखा है, उसमें आपको डेली एक फ्रेश वाटर ऐड करना है। नमकीन पानी तो है ही, बट फिर भी डेली फ्रेश वाटर उसमें क्या करना है, ऐड करना है। किसी भी एक में एक आपको सनलाइट में रखना है, 2 आपको रूम में रखना है। ठीक है, उनमें से 2 में से एक को आपको डेली क्या करना है, यहाँ पे उसमें फ्रेश वाटर ऐड करना है।
3 से 4 दिन के बाद इन 3 कंटेनर में अलग अलग डिफरेंस देखोगे। डिफरेंस सबसे पहले जो आपको दिखने में आएंगे वो टेस्ट में आएंगे। तीनों के टेस्ट बहुत अलग रहेंगे, तीनों के। ठीक है, हमें क्या टेस्ट में फर्क दिखेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो धूप में जो कंटेनर है, ठीक है, उसमें जो नमक था वो नमक तो उतना ही रहेगा, बट जो वाटर है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इवापोरेशन हो रहा है। दूसरा, जो दूसरा कंटेनर है उसमें, जिसमें आप नॉर्मली आपने उसको रूम में रख दिया, उसमें वो एज यूजुअल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आप डेली कुछ नहीं कर रहे हो, बस उसको रख दियो, ना उस पर सनलाइट ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, और ना उसकी नमक की क्वांटिटी घट रही है, वो क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व हो चुकी है, इवापोरेशन भी ज्यादा नहीं हो रहा है, और नॉर्मल रहेगा। ठीक है। तीसरा, जिसको आप डेली नए पानी देते थे, तो एक नमकीन पानी को वो रूम में ही है, वो लेस इवापोरेशन हो रहा है, बट फिर भी आप उस पे पानी ऐड कर रहे हो। ठीक है, जितना आपने जगह छोड़ा था उसमें पानी आप ऐड कर रहे हो थोड़ा थोड़ा डेली। तो इवोपोरेशन अगर लेस भी हुआ है तो फिर से उसमें एक फ्रेश वाटर डाला गया है विदाउट सॉल्ट। इसका मतलब वो पानी सबसे ज्यादा लेस हम कह सकते हैं नमकीन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रेश वाटर बार बार ऐड हो रहा है। तो 3 डिफरेंट कंटेनर के 3 डिफरेंट टेस्ट रहेंगे। इसी से आपका क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट आंसर बताया है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन, इन विच कंटेनर हैज वाटर इंक्रीज और डिक्रीज? कौन से में वाटर इंक्रीज हुआ है, कौन से में डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज उसमें हुआ है जो सनलाइट में था, इंक्रीज उसमें हुआ है जिसमें हम फ्रेश वाटर देते थे। आंसर आपको कमेंट में बताना है। सेकंड, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द डिक्रीज और इंक्रीज? हमने अभी ही डिस्कस किया था तीनों कंटेनर के बारे में। तो आंसर कमेंट में जरूर देना, मैं जरूर देखूंगी, मैं लाइक भी करूंगी आपके आंसर को अगर आपका आंसर सही रहेगा तो। थर्ड, what could be the reason behind low and high salinity of the water in the container? क्या है डिफरेंस एक हाई सैलिनिटी के बीच और एक लो सैलिनिटी के बीच? तीनों का क्वेश्चन के आंसर हमने डिस्कस कर दिए थे जैसे ही मैंने आपको उसका रिजल्ट दिखाया। ठीक है, तो आई वांट कि आप इस आंसर को जरूर कमेंट में दोगे। ऑल्सो यहाँ पे भी आपको बताया गया है, यहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि सन जो एक सन हीट में था उसमें इवोपरेशन ज्यादा हो रहा था, तो इसमें फास्टर रेट से इवोपरेशन हो रहा था, सो सैलिनिटी उसके पीछे रिमूव हो रहा था। वाटर एवोपरेट्स हो रहा था, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा था, जिसके कारण से उसकी जो सैलिनिटी की हम कह सकते हैं वाटर की जो क्वांटिटी है वो लेस हो जा रही थी और सैलिनिटी की थी ही, बट जो सॉल्ट रिमेन था सेम इन द वाटर एंड remaining in the water, therefore the salinity of the water increase। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वो जो धूप में जो कंटेनर था, ठीक है, उसका वो अगर मान लो ऑलमोस्ट 500 ml तक अगर वाटर होगा, वो वाटर इवोपरेट होकर के कितना हो जाएगा, 400 ml तक हो जाएगा 3-4 दिन में। तो ये 400 ml में सॉल्ट तो डाला गया था 500 के ml के हिसाब से, बट सॉल्ट उसके बाद इवोपोरेशन के बाद सॉल्ट थोड़ी ना इवोपोरेट हुआ होगा, क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो गया वाटर में, तो पानी इवोपोरेट हो गया, बट जो सॉल्ट है वो कहीं ना कहीं 400 ml में ही है। तो यहाँ पे सैलिनिटी वो अपने पीछे रिमूव कर दिया है और वाटर को लेस कर दिया है। इसे हम ये कह सकते हैं कि सैलिनिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज, सैलिनिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज। Okay, चल, in the seas where the rate of the evaporation is high, then the supply of the fresh water in salinity is high। हम ये कैसे, अगर इवोपरेशन तेजी से हो रहा है, अगर हम उसमें फ्रेश वाटर डाल रहे हैं तो सैलिनिटी भी हाई होगी। सैलिनिटी इज नॉट अफेक्ट in the sea where the supply of the fresh water exceeds the rate of evaporation also exceeds and salinity is rule। मतलब
अगर हम बार बार फ्रेश वाटर डाल रहे थे, जैसे हमने कंटेनर में देखा, इससे इवोपरेशन क्या हो जाएगा, इवोपरेशन का रेट लो हो जाएगा, तो जिसके कारण से सैलिनिटी भी लो हो जाएगी, क्योंकि पानी तो इवोपरेट नहीं हो पा रहा है, तो सैलिनिटी कहाँ से रहेगा? फिर पानी कम होगा तब तो जो नमक है वही कम पानी में ही रहेगा। नेक्स्ट, salinity is affected much in sea where both the supply of fresh water and evaporation water is low. salinity उस जगह पे अफेक्ट नहीं करती है जिस जगह पे फ्रेश वाटर भी मिल रहा है और इवोपरेशन भी हो रहा है, उस जगह पे नहीं मिलती है। जो थर्ड हमने देखा था जिसमें डेली डेली हम गर्म फ्रेश वाटर डाल रहे थे, उसमें कोई भी सैलिनिटी नहीं रिमूव हो। क्यों? क्योंकि पानी इवोपरेट हो रहा था, फिर से फ्रेश पानी डाल दिया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे कहा जाता है हाउ इज सैलिनिटी मेजर, सैलिनिटी कैसे मेजर होता है? तो देखा गया है कि 1000 kg ऑफ सी वाटर, इसमें 1000 kg ऑफ सी वाटर में देखा गया है कि यहाँ पे 40 ग्राम्स ऑफ में 40 ग्राम्स ऑफ ऑलमोस्ट सैलिनिटी रहता है, मतलब 40% ऑलमोस्ट सैलिनिटी रहता है। कैसे मेजर्स किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर, रेफ्रेक्ट्रोमीटर, ठीक है, सैलिनोमीटर, इसके थ्रू सैलिनिटी को मेजर किया जाता है साइंस के थ्रू। ओके, सो नाउ अब आपको करना क्या है? ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो अभी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है, तो आई होप सो कि आप इसका आंसर दे सकते हो। व्हाट इज सैलिनिटी अराउंड द ट्रॉपिक? Which regions has the least salinity? Ocean has the salinity more than the 37. What are the reasons difference of the salinity on the global levels? ये वाले मैप को देख करके आपको आंसर करना है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में मैप को देखो एंड प्लीज आंसर को कमेंट में जरूर करो। ठीक है, गॉट इट? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज, ये देखो यहाँ पे अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है टेम्परेचर पे अर्थ का, उसके बारे में बताया गया है। ये है हमारा अर्थ, अर्थ पे सबसे ऊपर आर्टिक जोन, नीचे आर्टिक जोन, दैट इज एंटार्क्टिकल सर्कल, ऊपर हो गया आपका आर्टिक सर्कल, ठीक है, बीच में हो गया आपका इक्वेटर, उसके ऊपर कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो इक्वेटोरियल एरिया है, इसे हम ऑलमोस्ट कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, इक्वेटोरियल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, उसके ऊपर हो गया टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जो है वो भी क्या है? टेम्परेट जोन। ये है इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। उसके ऊपर हो गया आपका टेम्परेट जोन, इसके नीचे हो गया आपका टेम्परेट जोन। ठीक है, यहां पे कहा गया है कि अनइवन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एक्सेट्रा अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इन ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन में टेम्परेचर इज हायर एंड द रेट ऑफ इवोपरेशन इज हायर। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो ट्रॉपिकल जोन है जहां पे सनलाइट पड़ता है, यहाँ पे क्या है? वाटर जो है उसकी टेम्परेचर, सी वाटर की जो टेम्परेचर है वो भी हायर है और इवोपरेशन भी यहाँ पे हायर होती है, जिसके द्वारा सैलिनिटी भी यहाँ पे क्या है? हायर है। इवोपरेशन होगी हायर तो सैलिनिटी भी होगी हायर, बट ऐसा सेम टेम्परेट जोन में नहीं होगा क्योंकि वहां पे इवोपरेशन ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, अराउंड 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर in the equatorial claims belt, the sky is cloudy for the long period of time and conventional rainfall occurs every day. इस एरिया में अक्सर क्या होता है? कंवेंशनल रेनफॉल होता है। ठीक है, कंवेंशनल रेनफॉल जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इवोपरेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कंडेंस फाउंड हो रहे हैं क्लाउड में, तो जिसके द्वारा प्रिसिपिटेशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, दिस इज द कन्वेंशनल रेनफॉल। तो इसमें यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कौन से जगह पे इक्वेटोरियल रीजन्स है। इक्वेटोरियल रीजन्स में सी वाटर है, जैसे कॉन्गो एंड अमेज़न के इक्वेटोरियल रीजन्स में आता है। ठीक है, इक्वेटोरियल के सी वाटर में आता है ये। इसमें फ्रेश वाटर भी मिलते हैं। फ्रेश वाटर अगर मिलेंगे, टेम्परेचर हायर रहेगा, इवोपरेशन हायर रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सैलिनिटी भी हायर रहेगा। ओके,
मिड लैटिट्यूड जोन की अगर हम बात करें, ये मिडल लैटिट्यूड में, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज के ऊपर वाली की, तो यहाँ पे टेम्परेचर देखा गया है दैट इज 20 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। लेस इसमें रेनफॉल होती है, फ्रेश वाटर का सप्लाई लेस होगा, बारिश लेस होगी तो सप्लाई भी लेस होगी। अब सप्लाई अगर लेस होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी सैलिनिटी क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे सैलिनिटी भी लेस होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो टेम्परेचर, टेम्परेट रीजन में हम देखते हैं टेम्परेचर कैसा रहता है। टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट रीजन में ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सनरेज स्लाइटली फॉल हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे लोअर है। लोअर अगर है तो यहाँ पे स्नो क्या होगा, मेल्ट होगा। स्नो मेल्ट होकर के पानी बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है, विच मीन्स कि स्नो जब मेल्ट होता है, बर्फ जब मेल्ट होता है तो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी में मेल्ट होगा, पानी ज्यादा हो जाएगा। अब अगर पानी ज्यादा है तो सैलिनिटी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हम कह सकते हैं नहीं सनलाइट फॉर्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से सैलिनिटी भी क्या है, डिक्रीज रहेगी यहाँ पर, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे यहाँ पे सनलाइट कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से पानी पिघल गया है, इवोपरेशन नहीं हो रहा है, आइस से वो कन्वर्ट हो गया वाटर में, इवोपरेशन नहीं हो रहा है, बट दैट इज द रीजन कि यहाँ पे सैलिनिटी भी कम है। पोलर एरियाज में टेम्परेचर लो होता है, इवोपरेशन लेस होगा पोलर एरिया में, तो इसके कारण से यहाँ पे सैलिनिटी भी लो रहे, ठीक है। लैंडलॉक सी में अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे हायर सैलिनिटी रहता है लैंडलॉक सी में, एंड ओपन एरिया सी में अगर हम देखने जाए तो लेस सैलिनिटी यहाँ पर रहता है। सेम आपके पहले जैसे हम बात किए थे। एवरेज सैलिनिटी देखा गया है मेडिटेरियन सी में कि 9% ऑलमोस्ट यहाँ पे नमकीन पानी देखा गया है, नमक देखा गया है। सैलिनिटी अटलांटिक ओशियन में देखा गया है 35%, तो सी में 39 ज्यादा है एज कंपेयर टू ओशियन में। क्यों? क्योंकि ये लैंडलॉक नहीं है, ठीक है, ओपन सी है, तो दैट्स वाई यहाँ पे 35 ही देखा गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द डेंसिटी। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, डेंसिटी। टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है ये टू मेन प्रॉपर्टी है सी वाटर की, बट यही टेम्परेचर और सैलिनिटी जो सी वाटर का प्रॉपर्टी है ये एक्चुअल में कंट्रोल करता है सी वाटर के डेंसिटी को, सी वाटर के डेंसिटी को। टेम्परेचर रिड्यूस होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। कोल्ड वाटर में डेंसर होता है तो जिसके कारण से सो वाटर इज सलाइन, मतलब जैसे अभी हमने बाउल वाले में देखा था, वहां पे टेम्परेचर, एक जो रूम में जो बाउल रखा था हमने, जिसको 4 दिन पहले ऐसे ही रखा था, उसमें टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं था, ठीक है। टेम्परेचर में अगर चेंजेस नहीं था तो वाटर की डेंसिटी भी उतनी ही थी। लेकिन एक जो सनलाइट में जो बाउल था उसमें जो वाटर था उसमें टेम्परेचर ज्यादा था, सनलाइट ज्यादा फॉल हो रहे थे, तो वो सलाइन उतना ही था, बट वाटर का इवोपरेशन हो रहा था, वाटर लेस हो, डेंसिटी वहां पर लेस हो गई। ओके, सो दिस इज द ग्राफ जिसमें टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी ये तीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर हम देखने जाए, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर अगर हम कहते हैं कम हो रहा है तो सैलिनिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर टेम्परेचर और सैलिनिटी कम हो रही है तो डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। अगर हम कहेंगे कि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो जो सैलिनिटी है वो भी ज्यादा होगी, पानी इवोपरेट कर रहा है तो नमक छोड़ेगा, ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा, सैलिनिटी ज्यादा, डेंसिटी कम। इस तरीके से आपका ये वाला ग्राफ काम करता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो 2000 के बाद ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है, चेंजेस नहीं आता है।
नॉट 2000, यहाँ पे तो 1000 डेप्थ के बाद डेंसिटी में कोई फर्क नहीं, ठीक है। फर्क पड़ता है तो टेम्परेचर और सैलिनिटी में, बट डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेम बातें इस पैराग्राफ में भी की गई है। एज कंपेयर टू सैलिनिटी, टेम्परेचर अफेक्ट डेंसिटी मोर, टेम्परेचर ज्यादा अफेक्ट करता है डेंसिटी। सम टाइम क्या होता है, सलाइन वाटर जो है उसके टेम्परेचर लो होते हैं सरफेस के, बट जो डेंसिटी होता है उसका वाटर का ज्यादा होता है, अदरवाइज कभी कभी सेम भी रहता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। सो जो ओशियन करंट है वो जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। सी वाटर के प्रॉपर्टीज के डिफरेंस होने के कारण ओशियन में भी, ओशियन करंट में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता है और ग्लोबली, ओके। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो गेट कंट्रोल ड्यू टू द ओशियन करंट, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ गेट अफेक्टेड बाय द ओशियन करंट। हमें सी वाटर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना हमें ओशियन करंट से पड़ता है, बट ओशियन करंट को फर्क किससे पड़ता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर से पड़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो अगर अच्छा सा कमेंट लीव कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना एंड किसी एक दोस्तों तक जरूर शेयर करना। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिसने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, सो वी नीड योर हेल्प, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो कॉम्बो बैच, तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।